दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य के जीवन परिचय और उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र के बारे में, जिसमें उल्लेखित सभी नीति और कूटनीतियों पर भी इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। यह समझने वाली बात यह है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कैसे थे। तो दोस्तों ध्यान दें कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। एक बार नंद वंश के शासक घनानंद ने उनका अपमान किया और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा की। फलस्वरूप इसके बाद तक्षशिला आते समय उन्होंने चंद्रगुप्त को राजकीलम खेल खेलते देखा और उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं में निपुण बनाया और इसी के माध्यम से नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखो, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंद वंश के शासक घनानंद के बारे में, कि जिस समय चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, विद्वान थे वहाँ के प्रकांड। उस समय भारतवर्ष में मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था और यह घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। तो उस समय सिकंदर, इनके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और सिकंदर के आक्रमण के बारे में जब चाणक्य घनानंद को आगाह करने गए और उसे रोकने के विचार के बारे में विचार विमर्श करने गए, तो उस समय घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और उस अपमान से अपमानित होकर चाणक्य ने नंद वंश का समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा की। और उसके बाद में जब वो वापस तक्षशिला आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक राजकीलम खेल खेलते देखा। और राजकीलम खेल ऐसा खेल होता है जिसमें बच्चों का खेल होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा राजा बनता है, एक बच्चा मंत्री बनता है, एक चोर सिपाही, सारे जो राज्य मंत्री परिषद में होते हैं सभी सदस्य बनते हैं। उसमें जो राजा का रोल होता था वो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था और उसमें राजा की भूमिका में चंद्रगुप्त मौर्य अपने निर्णय और विचार सुना रहा था। उन निर्णय और विचार, उनके भाषणों को सुनकर चाणक्य उन चंद्रगुप्त से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उसे अपने साथ ले गए और तक्षशिला में जाकर उनको अस्त्र शस्त्र और सभी विद्याओं में पारंगत किया और इसी की सहायता से आगे चल के उन्होंने नंद वंश का समूल विनाश किया और आगे चलकर मौर्य वंश की स्थापना भी इन्हीं से करवाई। इस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हुए विद्या देने के कारण, और बाद में जब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य के सहयोग से कर ली गई तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी बने थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। अगर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत चाणक्य के सहयोग से तो किया, लेकिन उसके साथ में उसने क्या क्या नीतियाँ की और कहाँ कहाँ युद्ध किए, किस प्रकार अपना साम्राज्य का विस्तार किया, उन सभी चीज़ों के बारे में जब हम मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चाणक्य के बारे में कि चाणक्य कौन थे और चाणक्य का जीवन परिचय क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे चाणक्य के जीवन परिचय के बारे में कि चाणक्य के जो नाम हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये कहाँ से आए। तो देखिए दोस्तों कि चाणक्य को इतिहास में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये चाणक्य के क्या मिलते हैं, 3 नाम मिलते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब तीनों नामों का महत्व समझें कि इतिहास में ये नाम इनको कैसे प्राप्त हुए और कैसे इनके ये नाम पड़े। देखिए, जैन ग्रंथ परशिष्टि पर्वन के अनुसार चाणक्य गोल्य प्रदेश के चाणे ग्राम के निवासी थे। यानी कुछ इतिहासकार इनको पंजाब प्रांत के बताते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें गोल्य प्रदेश के बताते हैं तथा कुछ इतिहासकार इन्हें केरल के निवासी भी बताते हैं। इतिहासकारों में इनके निवास को लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैन ग्रंथ परशिष्टि पर्वन के अनुसार। तो इस जैन ग्रंथ के अनुसार चाणक्य गोल्य प्रदेश के चाणे ग्राम के क्या थे, निवासी थे और इनके पिता का नाम चणक था, जो जाति से ब्राह्मण थे, किंतु उनका धर्म क्या था, जैन था। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो चाणक्य थे वो चाणे ग्राम के निवासी थे, लेकिन उनके पिता का नाम क्या था, चणक था। और चणक में भी एक विशेषता बात याद रखिए, चणक जाति से ब्राह्मण और धर्म से क्या थे, जैन थे। ये 2 बात अच्छे से समझनी है। तो कुछ इतिहासकार चणक का पुत्र होने के कारण ही इनको चाणक्य के उनका जो नाम है वो चाणक्य बताते हैं। यानी कुछ इतिहासकारों का ये मानना है ये चाणक्य पुत्र थे, इस कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि पंडित साम शास्त्री ने इनका कुट्टल गोत्र होने के कारण इनका नाम कौटिल्य बताया है। पंडित साम शास्त्री वह व्यक्ति हैं जिन्होंने चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की खोज की थी और उन्होंने कहा था कि चाणक्य कुट्टल गोत्र के थे,
इस कारण इनका जो कौटिल्य नाम है वो सबसे ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस कारण साम शास्त्री ने इनका नाम कौटिल्य सबसे तर्कसंगत और सही बताया कि चाणक्य का जो सही नाम कौटिल्य था। किस कारण? कुट्टल गोत्र के होने के कारण। लेकिन बात करें चाणक्य के बचपन के नाम की या मूल नाम की, तो चाणक्य बचपन का नाम या मूल नाम विष्णुगुप्त था। और एग्जाम में भी कई बार अगर पूछा भी गया है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था या चाणक्य का मूल नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि चाणक्य का बचपन का नाम या मूल नाम विष्णुगुप्त था। अगर एग्जाम में आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चाणक्य के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, तो आप बता देना कि विष्णुगुप्त था। लेकिन और भी मैं तथ्यों की ओर लेके चलूँ आपको, तो कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो चाणक्य का मूल नाम अजय बताते हैं। क्या बताते हैं? अजय बताते हैं। यानी कई स्रोतों में बतलाया गया है अजय इनका मूल नाम, लेकिन इसको प्रमाणिक और सारगर्भित नहीं माना गया है। इस कारण अजय नाम को कहीं पे स्वीकार, यानी बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। इनका ज़्यादातर इतिहासकारों ने विष्णुगुप्त ही मूल नाम स्वीकार किया है। इस कारण अगर एग्जाम में आपको यह प्रश्न आ जाए कि चाणक्य का मूल नाम क्या था और ऑप्शन में अजय भी आए और विष्णुगुप्त भी आए, तो आपको विष्णुगुप्त को ही चुनना है, चूज करना है। पर यह बात अवश्य याद रखनी है कि कुछ स्रोतों में इनका नाम अजय भी बतलाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है। तो याद रखना कि पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी मैकियावली की तरह राजनीति से नैतिकता को अलग करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब चाणक्य को भारत का मैकियावली क्यों कहा जाता है, तो बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो मैकियावली थे वो पुनर्जागरण काल के इटली के एक प्रसिद्ध राजनीतिविद थे। कहाँ के? इटली के। और द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक भी थे। तो याद रखना कि पुनर्जागरण काल में इटली के एक प्रसिद्ध राजनीतिविद हुए थे जिनका नाम था मैकियावली। पूरा नाम भी बात करें तो निकोलो मैकियावली था इनका। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करने की कोशिश की थी, बात कही थी। उसी प्रकार भारत में चाणक्य ने भी राजनीति को नैतिकता से अलग करने की बात कही थी, कोशिश की थी। इस कारण चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। इधर भारत में चाणक्य का प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र था और इटली में निकोलो मैकियावली का प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस था। तो दोनों की समानता भी की गई है। तो बात समझना यहाँ पे, ये क्या है? निकोलो मैकियावली हैं जो इटली के प्रसिद्ध राजनीतिविद हैं और उन्होंने द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। और ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर है मैकियावली थे। कौन थे? मैकियावली, इटली के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि चाणक्य के अर्थशास्त्र और उसकी नीतियों के बारे में। यहाँ तक हमने चाणक्य के बारे में पढ़ा, चाणक्य के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के बारे में और उसमें लिखित नीतियाँ और कूटनीतियों के बारे में विचार विमर्श करते हैं आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र आया कहाँ से। तो याद रखें कि चाणक्य ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जो भारतीय राजनीति शास्त्र पर उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राजनीति पर उपलब्ध प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बता देना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अब इसमें भी एक मतभेद वाली बात यह है कि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है इसकी रचना एक इतिहासकार के यानी एक व्यक्ति के द्वारा ना की जाकर कई व्यक्तियों के द्वारा की गई है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रमाणिक तथ्य मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अर्थशास्त्र के विभाजन में कि अर्थशास्त्र 15 अधिकरण का तात्पर्य होता है भाग, 180 प्रकरण का तात्पर्य होता है उपभाग तथा 6000 श्लोकों में विभाजित है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र को किन किन भागों में विभाजित किया। ये पॉइंट याद रखने, कैसे याद रखने कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसके 15 भाग हैं। कितने भाग हैं? 15 भाग, जिनको हम अधिकरण बोलते हैं। और वह 15 अधिकरण यानी 15 भाग 180 प्रकरणों में बटे हुए हैं।
प्रकरण का मतलब होता है उपविभागों में, और वो 180 उपभाग 6000 श्लोकों में विभाजित हैं। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अर्थशास्त्र की खोज का श्रेय रुद्रपट्ट साम शास्त्री को जाता है। मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि साम शास्त्री के बारे में कि साम शास्त्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की खोज की थी। तो समझने वाली बात यह है कि जो साम शास्त्री थे इन्होंने ही अर्थशास्त्र की खोज की थी, और कैसे की थी इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे ये समझना कि जो साम शास्त्री थे इनको पंडित साम शास्त्री के नाम से भी जाना जाता, लेकिन इनका पूरा नाम था रुद्रपट्ट साम शास्त्री, पंडित रुद्रपट्ट साम शास्त्री, जो मैसूर गवर्नमेंट प्राच्य पुस्तकालय के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब साम शास्त्री को जो ये अर्थशास्त्र था, ये अर्थशास्त्र इनको कहाँ से मिला, तंजौर के एक ब्राह्मण से मिला था। कहाँ से मिला था, तंजौर के एक ब्राह्मण से प्राप्त हुआ था। तो तंजौर के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि 1905 ईस्वी में साम शास्त्री को भेंट की थी। बात समझ गए होंगे यहाँ से कि तंजौर के क्या थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने जो अर्थशास्त्र की जो हस्तलिखित पांडुलिपि थी उनके पास थी, और उन्होंने किसको भेंट कर दी है, साम शास्त्री को भेंट कर दी। अब साम शास्त्री ने उस अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि की जो प्रति थी उस प्रति को 1909 ईस्वी में संस्कृत भाषा में प्रकाशित करवा दिया, और 1915 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवा दिया। इस प्रकार यह अनुपम कीर्ति दुनिया के सामने आई। इसकी तुलना अरस्तु के पॉलिटिक्स ग्रंथ से एवं मैकियावेली के द प्रिंस ग्रंथ से की जाती है। किसकी, अर्थशास्त्र की तुलना। अब यहाँ पे समझना कि जो अरस्तु थे यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका एक ग्रंथ था राजनीति पर, पॉलिटिक्स। इधर मैकियावेली इटली के प्रसिद्ध राजनीतिविद थे और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ था द प्रिंस। इन दोनों ग्रंथों से तुलना किसकी की जाती है, चाणक्य के अर्थशास्त्र की जाती है। ये बात समझने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, ये बात गौर करना। देखो, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का वर्णन नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र विशेषकर यानी ज़्यादा रूप से यानी विशेष रूप से ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इस ग्रंथ में किसी भी मौर्य शासक का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, और ना ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है। ये बात समझना अच्छे से, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे गौर करना, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की समुचित जानकारी देता है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका संगठन, उसकी सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, मंत्रियों व अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक क्रियाकलापों इत्यादि का विशद विवेचन मिलता है। ये सभी चीज़ें किसमें मिलती हैं, अर्थशास्त्र में। कभी कभार एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न रख देता है एग्जामिनर कि निम्न में से किसके बारे में जानकारी अर्थशास्त्र में नहीं मिलती है। ऑप्शन में रख देगा आपको कि राज्य की उत्पत्ति, ए में, बी में रख देगा कि मंत्रियों व अधिकारियों की नियुक्ति, सी में रख देगा कि आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन, और डी में रख देगा मौर्य शासकों के नाम या फिर पाटलिपुत्र का वर्णन। तो याद रखना, मैंने बताया है कि अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नाम का यानी मौर्यों की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसका कोई उल्लेख नहीं है, ना ही किसी मौर्य शासक के नाम का उल्लेख है। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पाटलिपुत्र का वर्णन। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है आपकी। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की जो विशेष रूप से जो नीतियाँ थी और जो कूटनीति थी उनमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। एक तो अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है, एक लौह विजय सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक राजकीय सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र का सबसे ज़्यादा फेमस है। ये तीनों सिद्धांत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि लौह विजय का सिद्धांत क्या है, राजकीय सप्तांग सिद्धांत क्या है, और मंडल सिद्धांत क्या है। इन सभी के बारे में हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में कि अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार राज्य को 7 अंगों से निर्मित माना गया है, और जो हैं यानी अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है, और सप्तांग से आपको समझ में आ जाना चाहिए, सप्त से 7 बनता है। तो सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह है कि जो राज्य है वो 7 अंगों से निर्मित होता है अर्थशास्त्र के अनुसार। वो 7 अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। पहला अंग है स्वामी, जिसे हम राजा भी कह सकते हैं। स्वामी को राजा यानी राज्य का सिर कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य का सिर।
दूसरा अंग है अमात्य, इसको मंत्री भी कह सकते हैं। और अमात्य राज्य की क्या होती हैं, आंखें होती हैं। इसके लिए अर्थशास्त्र में अमात्य के लिए एक पंक्ति भी कही गई है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता है। यानी जो राज्य रूपी रथ का जो पहिया है वो योग्य अमात्यों से ही चलता है। अगर अयोग्य अमात्य होंगे तो राज्य रूपी रथ का जो पहिया है वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर ही उसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तीसरा जो अंग है राज्य का वो है होता है जनपद, इसको हम राज्य क्षेत्र भी कहते हैं और ये राज्य की जंघाएं होती हैं। चौथा अंग है दुर्ग, जिनको हम किले भी कह सकते हैं और ये राज्य की क्या होती है, बाहें होती हैं। पांचवा अंग है कोष, यानी जिसे हम धन भी कह सकते हैं और ये राज्य का मुख होती हैं। और छठवां अंग है दंड, यानी सेना, जिसे हम राज्य का मस्तिष्क कहते हैं। और सातवां अंग है मित्र, जिसे हम राज्य का कान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, गौर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये समझना अच्छे से कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। कि एग्जाम में ये पॉइंट अवश्य पूछा गया है कई बार कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला अंग कौन सा होता है, या फिर ये पूछेगा कि राज्य का अंतिम अंग कौन सा होता है। तो आपको पहला अंग होता है स्वामी, अंतिम अंग होता है मित्र। तो इस प्रकार एक क्रम से याद रखने, पहला अंग कौन सा है, दूसरा अंग कौन सा है, तीसरा अंग, विशेषकर पहला और अंतिम यानी सातवां अंग, ये दो अंग तो याद रखने। दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का अंतिम अंग कौन सा होता है, मित्र होता है। कौन सा होता है, मित्र। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इसके अलावा यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत में इन 7 अंगों के अलावा शासक को निर्देशित करने के लिए कथन भी दिया गया है। और वह कथन क्या है, बहुत ही अच्छा कथन है, सुनिएगा इसको, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित। हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यानी समझने वाली बात है कि राजा को प्रजा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए जो प्रजा को अच्छा लगता हो, जो प्रजा के हित में हो। ऐसा भी नहीं हो कि जो प्रजा को तो अच्छा लग रहा हो लेकिन प्रजा के हित में नहीं हो और उस कार्य को राजा करे। यानी प्रजा के हित में हो वह कार्य और प्रजा को अच्छा भी लगे, उस कार्य को राजा को करना चाहिए। उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए कि जिसमें प्रजा का तो अहित हो रहा है या प्रजा को वह कार्य अच्छा नहीं लग रहा लेकिन स्वयं राजा का हित हो रहा हो या राजा को अच्छा लग रहा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने शासक की जिस निरंकुशता की बात की है उसे हम प्रबुद्ध निरंकुशतावादी, उदार निरंकुशतावादी या कल्याणकारी निरंकुशतावादी शासक भी कह सकते हैं, निरंकुशतावाद भी कह सकते हैं। एग्जाम में ये पॉइंट कई बार एग्जाम पूछा भी जाता है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस निरंकुशतावाद की बात कही है उसे कहा जाता है प्रबुद्ध निरंकुशतावाद, यानी उदार निरंकुशतावाद, कल्याणकारी निरंकुशतावाद या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर इन तीनों में से एक ऑप्शन एग्जाम्पल की जो ऑप्शन है उसमें रख दिया जाए, बाकी के 3 पॉइंट अलग रख दिए जाए, तो इन तीनों में से जो भी आपको मिलता है, प्रबुद्ध निरंकुशतावाद मिले या उदार निरंकुशतावाद मिले या कल्याणकारी निरंकुशतावाद मिले, वो सही आंसर होगा। जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं उन एग्जाम्स में इस टाइप के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि कौटिल्य के अनुसार अब राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। अगर आपसे पूछे कि कौटिल्य के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का संचालक कौन होता है तो आपको बता देना है राजा, या ये कहे कि धर्म प्रवर्तक का संचालक कौन होता है तो राजा होता है। ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस पर स्टार लगा लेना, कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ और 26 विभागीय अध्यक्षों का उल्लेख किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। अब कितने अधिकारियों का उल्लेख किया गया? 18 अधिकारियों का, यानी 18 तीर्थों का उल्लेख। उसके अलावा 26 विभागीय अध्यक्षों का भी, यानी जो विभाग होते हैं उन विभागों के 26 अध्यक्ष होते थे, 26 विभाग होते थे, उनके 26 विभागीय अध्यक्षों का भी उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखने, 18 तीर्थ यानी 18 अधिकारियों का और 26 विभागीय अध्यक्षों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली का वर्णन भी मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है, जिसमें 2 प्रकार की गुप्तचर संस्था व संचरा का उल्लेख है। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्य सर्प मिलता है। क्या मिलता है? महामात्य सर्प मिलता है। किसका नाम? गुप्तचर विभाग का नाम।
ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र में गुप्त विभाग का नाम क्या मिलता है। तो गुप्त विभाग का नाम क्या था, महामात्य सर्प मिलता है। और अर्थशास्त्र में कितने गुप्तचरों का बात कही गई, 2 प्रकार की गुप्तचरों की बात की है, संस्था और संचरा। यानी एक तो जो किसी संस्था में यानी किसी राज्य में जाकर रहे, और एक संचरण यानी इधर उधर विचरण करने वाले गुप्तचर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये भी पॉइंट याद रखना है कि गुप्तचर प्रणाली का सबसे पहले उल्लेख सिर्फ अर्थशास्त्र में ही मिलता है। उसके बाद में काफ़ी ग्रंथ हुए, जैसे मुद्रा राक्षस है और भी कई ग्रंथ है, ये सभी जासूसी ग्रंथ और गुप्तचर ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो अर्थशास्त्र में ही मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अर्थशास्त्र में जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है कि जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथ में शूद्रों को आर्य कहा गया है। ये प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो याद रखना अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। तो याद रखें, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को क्या कहा, आर्य कहा। और इन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ सेना में भर्ती होने की छूट दी गई, किनको, शूद्रों को। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है, 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा और भी एक दास होते थे जिनको हम अस्थायी दास कहते हैं, उनको अहिर्तक नाम दिया गया है। तो ये भी याद रखना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अस्थायी दासों को क्या कहा गया है, अहिर्तक कहा गया है। क्या कहा गया, अहिर्तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व 6वां भाग होना चाहिए। यानी भू राजस्व कितना लेना चाहिए, आय का 6वां भाग लेना चाहिए। और प्राचीन भारत में हो या चाहे हमारे धर्मशास्त्रों में हो, सभी जगह जो भू राजस्व बताया गया है वो क्या बताया गया है, आय का 6वां भाग बताया गया है। ये भी बात याद रखनी है। और एक बात और याद रखने की, अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि मौर्य काल में जो कर वसूलने का काम जो अधिकारी करता था उसे समाहर्तक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, समाहर्तक कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समाहर्ता नाम का जो अधिकारी था ये टैक्स वसूलने का काम करता था, कर वसूलने का काम करता था। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन है, ना ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का, जिसके विषय में मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर ली है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अर्थशास्त्र के अलावा चाणक्य ने विष्णुगुप्त सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था। दोस्तों यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि चाणक्य ने केवल अर्थशास्त्र लिखा, नहीं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अलावा विष्णुगुप्त सिद्धांत नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था और उसके लेखक चाणक्य ही माने गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इसके अलावा कूटनीति। अब बात करते हैं कूटनीति के बारे में। वो तो हो गई चाणक्य की नीतियाँ या राज्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित बातें। अब बात करते हैं चाणक्य की कूटनीति और नीतियों के बारे में, यानी प्रशासन संबंधी बात उधर कंप्लीट की हमने। अब आते हैं चाणक्य की कूटनीति और नीतियों पर। तो कूटनीति और नीतियों के बारे में अगर हम चाणक्य अर्थशास्त्र से जानेंगे तो हमें मंडल सिद्धांत पढ़ना होता है अर्थशास्त्र का। उस मंडल सिद्धांत में कूटनीति और नीतियों के बारे में विशद विवेचन दिया गया है। देखते हैं कि इसके अलावा कूटनीति के संबंधों का विश्लेषण करने हेतु चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन किया गया है। यानी विभिन्न जो राज्य होते हैं वो दूसरे राज्यों के प्रति कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं, किस नीति को अपनाते हैं, उन सभी नीतियों का प्रयोग, नीतियों का वर्णन मंडल सिद्धांत में मिलता है। और जो ये मंडल सिद्धांत है इसमें 4 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं, 4 मंडल हैं। और कौटिल्य ने के अनुसार जो इन 4 मंडलों का जहाँ पे संयोग हो जाता है वहाँ पे बृहद राज्य मंडल का निर्माण भी हो जाता है। देखिए कौटिल्य ने इसमें 4 मंडलों का उल्लेख किया है और कहा है कि इन 4 मंडलों के संयोग से बृहद राज्य मंडल की रचना होती है। यानी विशाल राज्य मंडल यानी विशाल साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। किन मंडलों के सहयोग से, 4 मंडलों के सहयोग से। ये तो हुई मंडल सिद्धांत की बात। अब इसी मंडल सिद्धांत में विदेश नीति के बारे में बतलाया गया है, विदेशी राज्यों से संबंधों के बारे में बताया गया है। विदेशी राज्य का मतलब होता है अपने राज्य से अलग दूसरे राज्यों के विषय में, यानी अपना जो भी साम्राज्य हो उस साम्राज्य के अलावा जो दूसरा साम्राज्य है या दूसरा राज्य है उन राज्यों के प्रति कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए और किन कूटनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, उनके बारे में भी वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति के बारे में। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने
विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए 6 नीतियां प्रतिपादित की और उनसे संबंधों को और भी दृढ़ बनाने के लिए या संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 कूटनीति सिद्धांतों को भी दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 नीतियों के बारे में कि कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन हेतु, जो विदेशों से हमारे अन्य राज्यों से जो संबंध होते हैं उनके संचालन हेतु 6 प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है, जो हैं। अब देखिए, विदेशों यानी अन्य राज्यों से हमें किस प्रकार संबंध बनाने चाहिए, किससे संबंध तोड़ने चाहिए, किससे संबंध रखने चाहिए, किससे नहीं रखने चाहिए, उनकी 6 नीतियों का विवरण दिया है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। सबसे पहली नीति है संधि। संधि का मतलब है शांति बनाए रखने हेतु अपने से समतुल्य यानी अपने बराबर के राजा से या अपने से शक्तिशाली राजा के साथ हमें क्या करनी चाहिए, संधि रखनी चाहिए। पहली नीति ये कहती है अन्य राज्यों के विषय में चाणक्य की कि जो अपने बराबर का राजा है या अपने से शक्तिशाली राजा है तो उससे हमें क्या करनी चाहिए, शांति बनाए रखने के लिए संधि रखनी चाहिए उसके साथ में। दूसरी बात विग्रह, दूसरी नीति में बताया विग्रह यानी शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण करना चाहिए विग्रह में। तीसरी बात है यान यानी युद्ध घोषित किए बिना चुपचाप आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। और चौथी नीति में बताया गया आसन यानी तटस्थता की नीति, यानी किसी के विषय में कुछ मत बोलो, अपने काम से काम रखो। पांचवी नीति संश्रय यानी आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना। और छठवीं है द्वैधी भाव, एक राजा से शांति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की नीति। ठीक है, अब कौटिल्य ने ये 6 नीतियां बता दी अन्य राज्यों के विषय में, और कौटिल्य ने ये भी कहा है कि राजा को अपनी जरूरत के हिसाब से नीतियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। राज्य कल्याण की दृष्टि से इनका नीतियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा इन नीतियों का प्रयोग राज्य कल्याण की दृष्टि से किया जाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि चाणक्य की कूटनीति आचरण के 4 सिद्धांत। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और फेमस भी हैं, यानी चाणक्य की कूटनीति के जो आचरण के जो 4 सिद्धांत हैं, ये 4 सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, और इनके बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं जिन्होंने चाणक्य नीति के बारे में थोड़ा कुछ भी पढ़ा होगा या जाना होगा। तो वो 4 कूटनीति के सिद्धांत कौन से हैं, साम दाम दंड और भेद। देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीति के 4 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जो हैं साम दाम दंड भेद। साम का अर्थ होता है समझाना बुझाना यानी निवेदन करना, दाम का अर्थ है धन देकर संतुष्ट करना, दंड का अर्थ है बल प्रयोग या युद्ध करना, और भेद का अर्थ है फूट डालना। यानी ये कूटनीति के क्या थे, 4 आयाम थे चाणक्य की नीति में। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले चाणक्य ने इन चारों कूटनीति आयामों के विषय में, आचरण सिद्धांतों के विषय में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रथम जो 2 सिद्धांत हैं, आचरण के 4 सिद्धांत थे साम दाम दंड भेद, जिनमें साम और दाम नामक जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग निर्बल राजाओं के द्वारा करना चाहिए, और अंतिम जो 2 सिद्धांत यानी दंड और भेद, उनका प्रयोग सबल राजाओं यानी शक्तिशाली राजाओं द्वारा करना चाहिए। यानी चारों सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे, साम दाम दंड भेद। तो इसमें साम और दाम यानी अगर कोई निर्बल राजा है, उससे किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया तो सबसे पहले उस निर्बल राजा को उसके सामने क्या करना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, फिर उसको धन देकर संतुष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वह सामने वाला राजा निर्बल ना होकर शक्तिशाली है तो उसे युद्ध करना चाहिए, और उसे उन दूसरे राजा के अंदर यानी राजनीति के अंदर, गृह अंदर आपस में फूट डलवानी चाहिए। ठीक है, ये थी नीतियाँ। किंतु चाणक्य का यह भी मत है कि साम दाम से, यानी जो साम सिद्धांत है वो दाम सिद्धांत से, और जो दाम है वो भेद सिद्धांत से, और भेद है वो दंड सिद्धांत से श्रेयस्कर है। यानी उन्होंने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति को साम का प्रयोग करना चाहिए, फिर दाम का, फिर उसके बाद में भेद का, और दंड का तो उसको अंतिम रूप से प्रयोग करना चाहिए। दंड सिद्धांत का प्रयोग उसे अंतिम रूप से करना चाहिए, क्योंकि दंड सिद्धांत में क्या होता है कि सामने वाले की क्षति के साथ साथ में अपनी भी क्षति होती है, अपनी भी हानि होती है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में चाणक्य के बारे में संपूर्ण नीति, कूटनीति, जीवन परिचय एवं उसके प्रशासन से संबंधित जानकारियों के विषय में पढ़ा। यहाँ पे हम चाणक्य की चाणक्य से संबंधित जो कथाएं हैं, जो बातें हैं, उनका समापन करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।